हाँ जी, तो सिल्वर पॉइंट के बारे में ये है कि वो रेडियो ओपेक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ईज ऑफ हैंडलिंग होती है उसकी। रेडियो ओपेक, एंटी बैक्टीरियल, ईज ऑफ हैंडलिंग। डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि अच्छा ऑक्सीडेटिंग कंप्लीटली सील नहीं करता, ठीक है। कोरोजन बाय प्रोडक्ट्स कॉज करता है। कौन कौन से कोरोजन बाय प्रोडक्ट्स कॉज करता है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर कार्बोनेट और सिल्वर अमाइन हाइड्रेट। सिल्वर अमाइन हाइड्रेट ये सारे करता है। स्मूथ साइडेड होता है और मिनिमम टेपर होता है, ठीक है। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पुअरली सील करता है, कोरोजन बाय प्रोडक्ट्स बनाता है और मिनिमल टेपर होता है इसका, ठीक है। अब टेक्निक, इसको इसको निकालने की क्या टेक्निक्स हैं? कि सबसे पहली टेक्निक ये है कि आपने प्रॉपर एक्सेस किया, जो इसको सीमेंट इर्द गिर्द ले आवा है। टेक्निक वन, क्या टेक्निक वन है? टेक्निक वन ये है कि सॉल्वेंट यूज करेंगे आप, ताकि आप उसका इर्द गिर्द के सीमेंट को डिसॉल्व कर दें, ठीक है। और जैसे ही आपको नजर आ जाएगा वो सिल्वर पॉइंट, उसको कोशिश करेंगे कि स्टिगलेट्स फॉरसेप्स से पकड़े और उसको निकाल दें। तो पहले में क्या हो गया? स्टिगलेट्स फॉरसेप हो गया, ठीक है। टेक्निक टू क्या है कि आपने टेक्निक टू में अल्ट्रासोनिक्स यूज करने हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक्स यूज करने हैं ताकि इसके इर्द गिर्द की सिल्वर पॉइंट की जो इर्द गिर्द सीमेंट है वो निकल जाए और वो लूज होकर स्पिन आउट होकर आ जाए, ठीक है। तीसरा टेक्निक है कि काउ फील्ड फॉरसेप यूज करना है। काउ फील्ड फॉरसेप की तस्वीर देख लें, काउ फील्ड फॉरसेप यूज कर लें। अब तक तीन तरह के फॉरसेप आ गए, कोई बता सकता है कौन कौन से फॉरसेप्स हैं? स्टिगलेट्स, मॉडिफाइड स्टिगलेट्स और काउफी। एक और भी था, पीट सिल्वर, सिल्वर पीट फॉरसेप्स, ठीक है। तो ये तीन फॉरसेप्स आ चुके हैं। काउफील्ड फॉरसेप जो है उसके अंदर एक स्पून स्पून नुमा होता है, ठीक है, और वो इंगेज कर लेता है, सिल्वर पॉइंट को निकल सकता है। टेक्निक फोर ये है कि आपने टेक्निक फोर वही ब्रेडिंग टेक्निक से निकालना है आपने, जो हमने टेक्निक नंबर 2 की थी सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स की, ठीक है। ब्रीडिंग टेक्निक है, ठीक है। और टेक्निक नंबर 5 जो है उसमें ट्रेफाइन पीआरएस सिस्टम से निकालना। पीआरएस सिस्टम पोस्ट रिमूवल सिस्टम जो था, जिसमें आप ट्रेफाइन बर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेफाइन बर रिमूव करके एक जगह बना लें और जगह बना के अल्ट्रासोनिक से रिमूव कर लें, ठीक है। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि उसमें वो सिल्वर पॉइंट श्रेड हो जाता है जैसे ऐसे करते आप, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द होल रीट्रीटमेंट प्रोसेस। नाउ वी विल बी डूइंग रिमूवल ऑफ द सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कोई रिपीट कोई कर बता सकता है रिमूवल ऑफ द सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है? रिपीट कर सकता है कोई? जब टॉपिक बता दें ताकि बीच का हम मैटर कर दें। सबसे पहले उसके सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के आगे सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? उसके कॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, बिल्कुल, रीजन ऑफ सेपरेशन हो गई, ठीक है। फिर गाइडलाइंस टू डिस्कार्ड एंड रिप्लेस इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल, गाइडलाइंस टू डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। फिर तीसरा है प्रोग्नोसिस क्या है, बेस्ट बिल्कुल ट्रीटमेंट क्या है, बिल्कुल, डिस्कार्ड, प्रोग्नोसिस क्या है, रिमूवल टेक्निक्स क्या है, उसमें फिर लोकेशन वाइज के कहाँ कहाँ सेपरेट हुआ है, और उसकी रिट्रीवल किट्स, हाँ, और उसकी किट्स सिस्टम्स फॉर रिमूवल। सिस्टम्स, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजंस ऑफ सेपरेशन। क्या रीजंस हो सकते हैं सेपरेशन के, कौन बताएगा? सर improper use, बिल्कुल, और applying too much pressure उसमें आ जाएगा, using fine and dry canals, use of files, उसमें debris present हो और फिर inadequate हमारे पास access हो। एग्जैक्टली, इम्प्रॉपर यूज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सही नहीं थी उसकी, आपने इनएडिक्वेट एक्सेस में डाला उसको, रूट कनाल एनाटॉमी कर्व थी या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से उसमें, ये सारे रीजंस हो सकते हैं सेपरेशन के, ठीक है। क्या है गाइडलाइन टू डिस्कार्ड? हमने पहले भी बोली थी, कब डिस्कार्ड करेंगे? शाइनी स्पॉट्स आ जाए उसके ऊपर, ठीक है। आपने ओवर बेंडिंग कर दी उसकी, ठीक है। उस तीसरी ये हो गई कि आपने उसको बेंड करने के बजाय किंक कर दिया, ठीक है, तब यूज नहीं करेंगे। चौथी हो गई कि अगर कोई प्लगर वगैरह यूज कर रहे हैं, वो एक्सेसिवली हीट हो गया है, आगे टिप से जो है वो टिप से बहुत वो हो गया है, वो फ्रेजाइल हो गया है, तब यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
पांचवी होगी कि फ्रेजाइल, पांचवी हो गई कि कोरोजन प्रोडक्ट्स बन गए हैं उसके ऊपर, और छठी हो गई कि फाइल किंक हो गई है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही पॉइंट्स हैं। कोई रिपीट कर दे गाइडलाइंस टू डिस्कार्ड के पॉइंट्स, बहुत ही फजूल पॉइंट्स हैं लेकिन पेपर में एग्जाम में तो सवाल। सारे बेंडिंग पे ही हैं, सारे बेंडिंग पे हैं। सबसे पहले फ्लॉज है, अगर कोई शाइनी एरियाज अनवाइंडिंग हो गई है। सेकंड, एक्सेसिव यूज की वजह से बेंडिंग हो गई है। एक्सेसिव बेंडिंग और प्रीकर्विंग हो गई है। एक्सीडेंटल बेंडिंग हो गई है। फाइल किंग्स हो गए हैं। कोरोजन नजर आ रही है, या डिफेक्टिव टिप्स हैं। इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा बोलता हूं कि ये गलती करते हैं सारे जो भी फ्रेशली R1s R2s हैं, गलती करते हैं कि जब रोटरी फाइल निकालते हैं तो सबसे पहले उनको रोटरी फाइल डाल के टेंशन होती है कि कहीं ये टूट ना जाए, ठीक है। तो उसको डालने के बाद उनकी सारी जहन यहीं पे लग रहा होता है कि कहीं ये टूट ना जाए, ठीक है। तो उसके टूट ना जाने की जहन में रखने की वजह से वो फाइल को कभी भी गौर से नहीं देखते। तो लूप्स के अंदर लूप्स पहन के हमेशा फाइल को जरूर देख लें, और जो फाइल्स नॉर्मली यूज करते हैं आप डेली, उन फाइल्स की एनाटॉमी ज्योमेट्री आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि यार इसके एपिकली जो फ्लूट्स है ना वो बहुत करीब करीब आ गए हैं या आगे से अनवाइंड हुई हुई है। आपको ओरिजिनल फाइल जो न्यू फाइल होती है उसमें कंपैरिजन पता हो, ठीक है। तो ऑलवेज हमेशा रोटरी फाइल डालते हुए या 10 नंबर की फाइल डालते हुए या कोई भी फाइल डालते हुए फाइल को जरूर पहले देख लें, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्या वो है आपका टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज। अगर इम्प्रॉपर यूज हुआ है तो किस किस तरह से यूज हुआ है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं बहुत ज्यादा घुसूंगा नहीं इसमें। आपने ज्यादा एपिकल प्रेशर लगा दिया, ठीक है, आपने बगैर उसको फ्लूइड्स को क्लीन करे बगैर फाइल को यूज कर लिया। तीसरा, आपने बगैर लुब्रिकेंट के फाइल को यूज कर लिया, ड्राई कनाल में फाइल को यूज कर लिया। एक्सेस कैविटी बहुत छोटी खोली हुई थी आपने, फाइल ऊपर से टकरा रही थी, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप प्रिवेंट करेंगे इसको, ठीक है। अगर हो गई है फाइल सेपरेशन हो गई है तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपने रेडियोग्राफ लेना है, ठीक है। रेडियोग्राफ क्या बताएगा आपको? रेडियोग्राफ बताएगा कि फाइल कौन सी फाइल सेपरेट हुई है, किधर फाइल सेपरेट हुई है, और क्या कनाल कर्वेचर मौजूद था या कनाल कर्वेचर में हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कि रिमूव हो सकती है कि बाईपास हो सकती है, ठीक है। क्या पॉइंट हो गया कि फाइल किधर सेपरेट हुई है, ठीक है, कौन सी फाइल सेपरेट हुई है, और तीसरी कनाल कर्वेचर क्या था, और चौथी के रिट्रीव हो सकती है कि बाईपास हो सकती है, ठीक है। डिटेल में डॉक्यूमेंट करेंगे आप उसको, ठीक है, कि क्या हुआ था, और फाइल को फेंकेंगे नहीं, फाइल को रखेंगे। प्रोग्नोसिस किस तरह डिफाइन होगी दांत की, कि क्या पल्प पेरिएपिकल स्टेटस क्या था दांत का, ठीक है, वेदर सिम्टोमेटिक था कि सिम्टोमेटिक था कि नॉर्मल था कि एसिम्टोमेटिक था, ठीक है। क्या इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेशेंट था कि रिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेशेंट था, क्या सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल था, एसिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल था, ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट जो सेपरेट हुआ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेपरेट हुआ है, क्या वो इनिशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ है कि फाइनल इंस्ट्रूमेंट हुआ है, ठीक है। और तीसरी बात आपने ये देखनी है कि बाईपास हो सकता है कि रिमूव हो सकता है, ठीक है। जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइल अंदर पड़ी हुई है वो पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज नहीं करवाएगी। जो नेक्रोटिक डेबरी पड़ा हुआ है अंदर, उससे पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज हो सकती है। तो अगर क्लीन कनाल में कोई फाइल टूटी है तो जरूरी नहीं है कि आप फाइल निकालते हुए दांत को पूरा खराब कर दें। कीप द फाइल देयर। इफ यू डोंट हैव द इंस्ट्रूमेंट्स और इफ यू डोंट हैव द कॉम्पिटेंसी टू रिट्रीव द फाइल, डोंट डू इट, ठीक है। If the file is at the apical end, always keep in mind if you are trying to bypass the file which is at the working length, that file can be pushed out of the apex as well, ठीक है। तो दो ट्रीटमेंट ऑप्शन होंगे, या बाईपास होगा या रिट्रीवल होगा, ठीक है। अगर फाइल कर्वेचर में टूटी है या बियॉन्ड कर्वेचर टूटी है तो वो अनसर्टेन प्रोग्नोसिस है, क्योंकि ना बाईपास हो सकेगी ना रिट्रीव हो सकेगी, ठीक है। और अगर आप फाइल को रिट्रीव करने जा रहे हैं तो आप जहन में रखेंगे कि उसकी रूट्स में इतनी जान हो, थिन फ्राइबल रूट्स ना हो, एक्सटर्नल कॉन्कैविटीज ना हो, क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्कैविटीज और थिन फ्राइबल रूट्स होंगी तो वो परफोरेशन कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर फाइल को रिमूव कर रहे हैं तो फाइल को रिमूव अगर ऊपर ही है तो आप उसको फाइल को रिमूव करने के लिए अगर ऊपर ही है तो वही स्टिगलेट फॉर्सेप्स से कर सकते हैं। अगर ऊपर नहीं है तो आपने सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपने स्ट्रेट लाइन एक्सेस क्रिएट करना है, ठीक है।
फाइल को रिमूव करने के तरीके पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले ये है कि आपने स्ट्रेट लाइन एक्सेस क्रिएट करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस क्रिएट करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस इस तरह क्रिएट करेंगे, स्टेजिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। कौन बताएगा स्टेजिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? सब मॉडिफाइड गेट स्लाइडिंग बर यूज करते हैं। उसको वो कैसे मॉडिफाई करते हैं कि उसको बर से जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन डायमीटर पे कट कर देते हैं और फिर वो चलाते हैं ताकि फिर आगे इजी हो ना आगे रोटेशन। बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है कि वो फाइल के इर्द गिर्द से जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है वो वाइड हो जाता है, फाइल का इर्द गिर्द वाला एरिया वाइड हो जाता है। ठीक है, डेंटिन इर्द गिर्द की वाइड हो जाती है और बीच में रह जाती है फाइल बीच में रह जाएगी, इर्द गिर्द का एरिया वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे? जब आपने ऊपर से खोल लिया तो अब अल्ट्रासोनिक टिप्स यूज करेंगे। अल्ट्रासोनिक टिप्स क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में काम कर रहे होते हैं हमेशा फाइल रिट्रीवल माइक्रोस्कोप में ही होता है, क्योंकि इफ यू कैन सी इट यू कैन डू इट। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोस्कोप में कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है, इर्द गिर्द की डेंटिन नजर आ रही है और बीच में फाइल नजर आ रही है। अब आप उसको जाएंगे और उस फाइल को एजिटेट करेंगे। किधर एजिटेट करते हैं कौन बताएगा? आउटसाइड कर्वेचर पे करते हैं, इनसाइड कर्वेचर पे करते हैं? आउटसाइड कर्वेचर। इनसाइड कर्वेचर पे जो है वो स्ट्रिप परफोरेशन के चांसेस होते हैं। और क्या रीजन होता है? और क्या रीजन होता है, कोई बताएगा? ये वाला टॉपिक और कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है? कोई बताएगा ये टॉपिक और कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है? मैनेजिंग हाइड्रोजेनिक इवेंट्स प्रोबेबली। पेज नंबर क्या है? सर मेरे एडिशन के हिसाब से तो वॉल्यूम 2 के अंदर है ये। 722 पेज नंबर है 11th एडिशन में। 722 मैनेजिंग हाइड्रोजेनिक इवेंट्स, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा जी। Ultrasonic forces applied to the separator instrument from the outside curvature will reorient it in a radicular direction. अगर आप आउटसाइड कर्वेचर में फाइल को, अगर आप आउटसाइड कर्वेचर में अल्ट्रासोनिक को यूज करेंगे तो आउटसाइड कर्वेचर में अगर यूज करेंगे तो फाइल मजीद एपिकली पुश होगी। Ultrasonic forces applied to the separated instrument from the inside curvature will reorient it in the coronal direction rather than radicular direction. ये फिगर नंबर 19-5 है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, हमेशा आप अल्ट्रासोनिक टिप को इनर वॉल पे यूज करते हैं, अगर आउटर वॉल पे यूज करते हैं तो वो मजीद नीचे पुश हो जाती है। ठीक है, ये बात लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, हाँ लेकिन इनर वॉल पे डेंटिन तो बहुत कम होता है ना, तो स्ट्रिप परफोरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल स्ट्रिप परफोरेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन आउटर वॉल पे करेंगे ही नहीं, आप इनर वॉल पे ही करेंगे। और अल्ट्रासोनिक टिप्स इतनी फाइन होती हैं कि आपको नजर आ रही होती है वॉल, तो आप वॉल के इर्द गिर्द आप हमेशा ऐसी जगह पे लगा रहे होते हैं कि वहां पे फाइल हो। आप एक्चुअली फाइल पे हल्का हल्का टच कर रहे होते हैं उसको, ताकि फाइल घूमे, फाइल घूमकर ऊपर आएगी। अगर आपने आउटसाइड वॉल पे लगा दिया तो फाइल नीचे जाती रहेगी। ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में वो डिपेंड करता है। अगर ग्रेटर टेपर फाइल है, जीटी फाइल है, तो उसका तो काउंटर क्लॉकवाइज ही होता है थ्रेड, तो उसको फिर आप काउंटर क्लॉकवाइज थ्रेड होता है उसका, तो फिर आप उसको क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल फाइल्स को आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक टिप्स को यूज कर दिया बिटवीन द फाइल एंड द डेंटिन वॉल। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक टिप्स को इस तरह यूज करेंगे कि आपकी अल्ट्रासोनिक टिप्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना करें अंदर, उसको आप वाटर बेस्ड के साथ यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली इस सारे प्रोसेस से फाइल बाहर आ जाएगी। अगर फाइल बाहर नहीं आती तो आपने क्या करना है, माइक्रो ट्यूब टेक्निक करनी है। माइक्रो ट्यूब टेक्निक क्या होती है, कोई जल्दी से बता दे, मैं सारी टेक्निक्स बहुत लंबे में नहीं जाऊंगा, आई नीड टू एंड इट अप।
तो माइक्रो ट्यूब टेक्निक्स क्या होती हैं, कोई बताएगा जल्दी से? माइक्रो ट्यूब टेक्निक में ये होता है कि एक माइक्रो ट्यूब होती है, ठीक है। आप सबसे पहले माइक्रो ट्यूब टेक्निक में करते हैं कि एक ट्यूब को आप चेक करते हैं कि वो ट्यूब सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही। लेट सपोज ये फाइल टूटी है, ये फाइल इसके ऊपर ये ट्यूब को मैं चढ़ा दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये ट्यूब को चढ़ा दूंगा। अब ये मैक्सिमम 1 मिलीमीटर, नियरली ट्यूब जो है 1 मिलीमीटर इसको क्रॉस कर जाए फाइल को, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर ट्यूब को क्रॉस कर जाए, ये ट्यूब के अंदर यहाँ पे एक होल कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक होल कर दूंगा, ताकि जब ये फाइल के ऊपर चढ़ गई है ट्यूब तो यहाँ पे होल से एच फाइल गुजारूंगा और एच फाइल को अंदर नीचे लेकर जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके ऊपर ट्यूब चढ़ी हुई है वहां जाके उसको इंगेज कर ले वो, और उसके क्रॉस चले जाए। वो क्रॉस चली जाएगी तो ये तीनों, ये ट्यूब, फाइल और सेपरेटेड फाइल तीनों एक यूनिट हो जाएगा। उसको पुल आउट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो ट्यूब टेक्निक, ठीक है। दूसरी टेक्निक है लैसो एंड एंकर। लैसो एंड एंकर में करते क्या है कि जो सिरिंज नीडल होती है आपकी, सिरिंज नीडल को ऊपर से काट देते हैं, ठीक है, उसको ऊपर से 25 गेज की नीडल को काट देते हैं और उसके अंदर से एक वायर को गुजारते हैं, उसका एक लूप बना लेते हैं उसकी टिप पे, ठीक है। लेट सपोज ये टिप है, इसको काट दिया और इसके अंदर से वायर गुजारा और वायर गुजार के इसकी लूप बन गई है, ठीक है। और इसको सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखते हैं और सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख के इसको टाइटन करते हैं इस लूप को, और टाइटन करके जब ये पकड़ लेता है उसको, तो उसको पकड़ के उसको वायर लूप को जब टाइट हो जाता है वायर लूप, तो उसका मतलब ये है कि फाइल फंस गई है उस लूप में। अब उसको पुल आउट करते हैं तो निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई लैसो एंड एंकर। इसके बाद है एंडो एक्सट्रैक्टर। तो माइक्रो ट्यूब्यूल हो गई, माइक्रो ट्यूब्यूल के बाद लैसो एंड एंकर या वायर लूप एंड ट्यूब मेथड। इसको वायर लूप एंड ट्यूब मेथड भी कहते हैं, वायर लूप एंड ट्यूब मेथड, ठीक है। देन वी हैव एंडो एक्सट्रैक्टर। एंडो एक्सट्रैक्टर को ट्यूब एंड ग्लू मेथड भी कहते हैं। एंडो एक्सट्रैक्टर में क्या करेंगे, एंडो एक्सट्रैक्टर में आपके पास ट्रेफाइन बर्ड्स होंगे। अगेन फाइल की इर्द गिर्द ट्रेफिनेशन होगी, ठीक है, ट्रेफाइन बर्ड्स होंगे ताकि वो जगह बन जाए, और ये एक ट्यूब होगी जो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अगेन अब ये ट्यूब इसके ऊपर चढ़ गई, जगह बनाई, ट्यूब इसके ऊपर चढ़ गई। ट्यूब जब ओवरलैप हो जाएगी तो 1 मिलीमीटर एटलीस्ट ओवरलैप होनी चाहिए। ओवरलैप के बाद उसके ऊपर से, इसके ऊपर से एक बॉन्डिंग एजेंट डालेंगे, एक ग्लू डालेंगे, सियानो एक्रिलेट रेजन डालेंगे, और सियानो एक्रिलेट रेजन डालने के बाद उसको सेट होने का टाइम देंगे। जब वो सेट हो जाएगी तो इसको पुल आउट कर लेंगे। जब पुल आउट करेंगे तो फाइल साथ में आ जाएगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रेफाइन बर बहुत बड़े होते हैं और ट्रेफाइन बर रूट डेंटिन को परफोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको डी बॉन्डिंग एजेंट मजीद यूज करना पड़ता है इसके साथ, ताकि आप बाहर निकाल लें सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो एंडो एक्सट्रैक्टर टिप हो गई, ये हो गई ये, ठीक है। ये हो गई ट्यूब एंड ग्लू। ट्यूब एंड ग्लू का दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है मेजरैन किट। एंडो एक्सट्रैक्टर और मेजरैन किट में फर्क है थोड़ा सा। फर्क ये है कि मेजरैन किट जो यूज करती है, जो कि मेजरैन किट जो ट्यूब यूज करती है, वो ट्यूब्स उसी साइजिंग की यूज करती है, और ट्यूब का गेजिंग मैकेनिज्म है कि जिस साइज की फाइल टूटी है उस साइज पे गेज कर सकते हैं आप ट्यूब को। और जब उस पर गेज कर लेते हैं ट्यूब को, तो ट्रेफाइन बर से पहले आप ड्रिल करते हैं, वही ट्रेफाइन बर से ड्रिल करते हैं। और ट्रेफाइन बर खास बात होती है ट्रेफाइन बर में कि वो काउंटर क्लॉकवाइज टैप्ड होता है। तो जैसे ही आप ट्रेफाइन बर अंदर डालते हैं तो चांसेस हैं कि ट्रेफाइन बर जो है वो उस फाइल को लूज कर दे, और जब फाइल को लूज कर देगा तो फाइल खुद ही ट्रेफाइन बर से ही बाहर आ जाती है, ठीक है। तो और इसके जो उसके बाद जब काउंटर क्लॉकवाइज होता है, इसके अलावा जो इसका एक्सट्रैक्शन वो होता है मैंड्रिल होता है, एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल के अंदर एक इंटरनल स्टाइलिस भी होती है। मेजरैन किट में इंटरनल स्टाइलिस भी होती है। लेट सपोज कि ये आपकी कनाल है, ठीक है, ये फाइल है, ये फाइल टूटी हुई है, ठीक है। इस माइक्रो ट्यूब ने इसको ऊपर चढ़ गई, माइक्रो ट्यूब इसकी, माइक्रो ट्यूब जब ऊपर चढ़ गई है इसके, तो अब इसके ऊपर आपकी यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिस है। इंटरनल स्टाइलिस ने करा ये कि इस ट्यूब को जाके यहाँ पे पकड़ लिया,
सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को जाके यहाँ पे इंगेज कर लिया। जब सेपरेटेड इंटरनल स्टाइलस से सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को इंगेज कर लिया, तो अब ये इंटरनल स्टाइलस ने इसको इंगेज कर लिया है, अब ये पूरा एक यूनिट बन गया, आप इसको पुल आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज मेजरन किट। ठीक है, एंडो एक्सट्रैक्टर किट, मेजरन किट। ठीक है, अच्छा जी, देन वी हैव रॉयडेंट। याद रखें, रॉयडेंट क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर भी था, ये अलग रॉयडेंट है। ठीक है, इस रॉयडेंट में क्या हो रहा है कि तीन चीजें हैं, बर है और एक्सट्रैक्टर ट्यूब्यूल्स हैं, एक्सट्रैक्टर ट्यूब्स हैं और बर है, तीन एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस हैं। हाँ, रॉयडेंट की खास बात यह है कि रॉयडेंट के अंदर जो सबसे पहले तो रॉयडेंट बहुत ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स को निकालता है जो कि थोड़े से ऊपर होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको निकाल सकता है, स्मॉल एंड वर्क फॉर ओनली स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन, बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन पे काम नहीं करता। और इसका जो वो होता है, डिवाइस होती है, उसके अंदर 6 प्रॉन्ग्स होते हैं, उन 6 प्रॉन्ग्स के थ्रू ये पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, लेस वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ प्रॉन्ग्स। इसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं, ये इस तरह के प्रॉन्ग्स बने हुए होते हैं, 6 प्रॉन्ग्स बने हुए होते हैं, 6 प्रॉन्ग्स के थ्रू ये जो भी सेपरेट इंस्ट्रूमेंट होता है पकड़ लेता है। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए काम कर सकता है ये। ठीक है, दूसरा ये कि इसके प्रॉन्ग्स टूटने का चांस होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, अब दोबारा रिवाइज करके आगे चलते हैं ताकि हमारे मेजर कवर हो गए। माइक्रो ट्यूब मेथड, माइक्रो ट्यूब में क्या हो रहा था, ट्यूब थी, ट्यूब को आप कवर कर देते हैं, सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को ट्यूब के ऊपर लगा देते हैं और एक परफोरेट करते हैं, जगह परफोरेट करते हैं एच फाइल के लिए। वो एच फाइल जाके एंगेज कर लेती है फाइल को और तीनों सिस्टम, सेपरेटेड फाइल, ट्यूब और एच फाइल, तीनों एक गो में बाहर आ जाते हैं। वायर लूप एंड ट्यूब मेथड में क्या था कि एक आपने वायर पास करवाते हैं इरिगेशन कोई भी नीडल के थ्रू और वो वायर से उसको टाइट कर लेते हैं, वायर टाई हो जाता है अराउंड द सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट और उसको खींच लेते हैं। ठीक है, देन वी हैव एंडो एक्सट्रैक्टर, ये ट्यूब एंड ग्लू मेथड था। ट्यूब होती है, सबसे पहले इसके ड्रिल्स होते हैं। ठीक है, ड्रिल्स के ट्रेफिनेशन बर्ड्स के थ्रू ट्रेफाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर ट्यूब चढ़ा देते हैं, ऊपर से ग्लू डालते हैं, ग्लू डाल के पूरा जो फाइल होती है वो चिपक जाती है विद द ट्यूब एंड cyanoacrylate रेजिन। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, cyanoacrylate सेट, cyanoacrylate रेजिन, ट्यूब एंड फाइल, तीनों को एक गो में निकाल लेते हैं। देन वी हैव मेजरन किट। मेजरन किट भी इसी तरह की है। सबसे मेजरन किट की खास बात ये है कि उसके अंदर गेज्ड होते हैं, आप ट्यूब्स जो होती हैं वो गेज्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फ्रैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं। जो ट्रेफाइन ड्रिल्स होती हैं, ट्रेफिनेशन बर्ड्स होते हैं, वो काउंटर क्लॉकवाइज थ्रेडेड होते हैं, तो जैसे ही आप ट्रेफिनेशन कर रहे होते हैं उस दौरान भी बर्ड निकल सकता है। और तीसरा ये है कि मेजरन किट में, तीसरा पॉइंट मैं भूल गया, तीसरा पॉइंट ये है कि एक इंटरनल स्टाइलस होता है जो कि वो जाके इंटरनल स्टाइलस ट्यूब के अंदर जाके पकड़ लेता है उसको, फाइल को। ठीक है, अब दो टेक्निक्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप पे यूज होती हैं, दैट इज कैंसीलर एंड माउंट्स। सेम टेक्निक्स हैं जैसे पहले यूज किए, कैंसीलर सेम मेथड है एज एंडो एक्सट्रैक्टर, सिर्फ फर्क ये है कैंसीलर में कि कैंसीलर जो है माइक्रोस्कोप पे यूज हो सकता है, उसकी टिप लंबी टिप होती है, जो ट्यूब्स होती हैं वो लंबी होती हैं, वो आप माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं आराम से। माउंट्स बॉल एंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो साइड पे फाइल वगैरह वॉल के साथ पड़ी हुई होती है, उसको चिपका के, वॉल से चिपका के उठा सकते हैं। एक समझ लें बॉल एंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि परफोरेटेड होता है, स्लॉट्स कट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम है और सेपरेट इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम भी इसी तरह की एक चीज है। ठीक है, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस होते हैं, ट्यूब्स 45 डिग्री के एंगल पे कट होते हैं और जिस तरह आपको बताया था कि ऊपर से एक स्टाइलस होता है और वो स्टाइलस जाके फाइल को, सेपरेटेड फाइल को जाके इंगेज कर लेता है। ये भी उसी तरह का ही सिस्टम है कि इसके अंदर 2 से 3 मिलीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, पहले अल्ट्रासोनिक्स यूज करेंगे, 2 से 3 मिलीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सपोज होगा, 45 डिग्री की एक आप 45 डिग्री कट हुई भी एक ट्यूब अंदर डाल देंगे, ट्यूब जाकर फाइल के ऊपर कवर कर लेगी फाइल को। ठीक है, और एक स्टाइलस होगा जो कि ऊपर जैसे ही डालेंगे तो वो स्टाइलस उस फाइल को इंगेज कर लेगा। ठीक है, स्टाइलस वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम भी दिखाई थी। जी आ गई। ठीक है,
आखिरी है सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल। ठीक है, ये कैंसिलर सिस्टम की तरह ही है, इसके अंदर बेंडेबल बॉन्डेबल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, डेड सॉफ्ट बेंडेबल बॉन्डेबल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज होती हैं। एक आपका हीमोस्टैट होता है, एक्सेलरेटर होता है, बॉन्डिंग एजेंट होता है, एक फलक्रम बनाने के लिए होता है, और फलक्रम प्रॉप्स होते हैं। फलक्रम प्रॉप्स जो है वो आगे वाले दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। हीमोस्टैट जो है वो प्रेशर लगाता है, और ये बॉन्डेबल ट्यूब्स जो होती हैं, जो कि जाकर बेंडेबल डेड सॉफ्ट बेंडेबल बॉन्डेबल ट्यूब्स जो होती हैं, जाकर सेपरेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द टॉपिक सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल। आई गेस वी शुड एंड द टॉपिक हियर। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। लेज मैनेजमेंट है जो कि और भी चैप्टर्स में मौजूद है। ठीक है, और हीट के ऊपर से एक सवाल आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। हीट जनरेशन की 3 वो हैं। सबसे पहले हीट जनरेशन में आप ये बात जहन में रखें कि अल्ट्रासोनिक्स की वजह से हीट जो जनरेट होती है वो जी बोले। अच्छा, ये जो आपने सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिमूवल बताया स्ट्रैटेजीज, इसको ना मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहती थी। हमारे पास एक डेंटल अपडेट का आर्टिकल था, और उन्होंने इसको बहुत 2017 है। जी अगस्त 2017 का है, और उन्होंने ना इसको बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, जो फिर हमें उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। उन्होंने पोजीशन और सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करके स्ट्रेटजीज आगे डिवाइड की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इफ इट्स एक्सटेंडिंग इनटू द पल्प चेंबर तो स्ट्रेटजी फोर्सेप्स होगी। बिल्कुल। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि इफ इट्स इन द कोरोनल 1/3 तो या तो एक्सट्रैक्टर माइक्रोट्यूब्स हो जाएंगी, या वायर लूप और हाइपोडर्मिक नीडल हो जाएगी। और फिर बुक में साथ 2 और लिखे हुए किट्स बताए हुए, एंडो एक्सट्रैक्टर और ये सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि अगर मिडिल थर्ड में है तो आप बाईपास करके अल्ट्रासोनिक को, जो हमने स्टेजिंग सर्कमफेरेंशियल स्टेजिंग पढ़ा था, वो बाईपास करें, पहला ऑप्शन। सेकंड स्टेजिंग करें, और थर्ड ऑप्शन वही ट्यूब एक्सट्रैक्टर। और फाइनली उन्होंने कहा है कि अगर एपिकल 1/3 में हो गया तो सॉफ्टन जीपी पॉइंट से निकालें, या आप ब्रेडिंग ऑफ एंडोफाइल्स। बिल्कुल, सॉफ्टन जीपी पॉइंट से मैंने भी निकाला है, बड़ा अच्छे से निकल आता है। अच्छा, और मतलब मैंने तो तुक्के में निकाला था। उसकी टिप कट करनी होती है? नहीं, मैंने तुक्के में इस तरह निकाला था। मैंने तुक्के में इस तरह निकाला था कि मैंने रीट्रीटमेंट कर रहा था मैं, और रीट्रीटमेंट के दौरान मैंने हीट भी किया था उसको, और रीट्रीटमेंट के दौरान मेरी 3 फाइल्स टूट गई थी अंदर। तो विद मतलब जीपी के साथ, गरम जीपी के साथ स्टिक होकर सारी फाइल्स बाहर आ गई। डॉक्टर सफिया, आप ये शेयर कर सकती हैं ग्रुप में? हाँ जी, प्लीज शेयर कर दें। जी मैं अभी कर देती हूँ। और ना एक चीज और मैं ऐड ये करी थी कि हमारे नए एडिशन में वो जो आपने लास्ट टाइम टेरूची फाइल रिट्रीवल किट बताई थी वो भी दी है। जी टेरूची फाइल रिट्रीवल किट, वो मैं भी देख लूंगा। मैंने असल में मेरे पास नया एडिशन है नहीं, अब तक मैंने लिया नहीं है, तो मैं उसको कर लूंगा। टेरूची फाइल रिट्रीवल किट वाला जो पैराग्राफ है, आप प्लीज उसको भी वो भेज। जी वो भी मैं भेज देती हूँ। भेज दें। इसके अलावा हीट जनरेशन में 3 पॉइंट जहन में रखने हैं आपने, जो कि पेपर में आ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगली अटेम्प्ट के लिए वो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या है? recommendations for the use of ultrasound energy during the removal of canal obstructions। क्या है recommendations? जी सर, आप हमसे पूछें। हाँ जी बताएं जल्दी से बताएं। अच्छा, there are several recommendations for use of ultrasonic energy during removal of canal obturations. Number 1, use ultrasonic tips with water ports whenever possible. Ultrasonic tips with water ports first. Second, if your ultrasonic device does not have tips with water ports, you have to have an assistant which causes a continuous coolant air or water spray. Perfect. Third is take frequent breaks in order to let the tooth cool down. And final is avoid using the ultrasound on high power setting. जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अगले टॉपिक में जो आ रही हैं चीजें वो बाकी चैप्टर्स में भी हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैनेज ऑफ कनाल इम्पेडिमेंट्स है, जिसमें लेज मैनेजमेंट है। देन आई हैव रिपेयर ऑफ परफोरेशन। ठीक है, ये 2 हैं, ये दोनों आ रही हैं आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आगे भी 2-3 दफा रिपीट आप बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा इसको, लेकिन आई वुड वांट कि आप लोग ये खुद कर लें। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं एक रिकॉर्डेड सेशन बना लूंगा खुद ही, ताकि जो है वो ये कवर हो जाए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, और प्रोग्नोसिस ऑफ रीट्रीटमेंट है।
हाँ, ये प्रोग्नोसिस ऑफ रीट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्नोसिस ऑफ रीट्रीटमेंट में 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोग्नोसिस ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोग्नोसिस ऑफ परफोरेशन रिपेयर, ये इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर्स जी हैं जी, जो ये मैं कह रही थी कि परफोरेशन ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ परफोरेशन बताई रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं। एक है लोकेशन, कहाँ किधर परफोरेशन हुई है, दूसरा टाइम डिले कितना हुआ है, तीसरा एबिलिटी टू सील द डिफेक्ट, और चौथा है प्रीवियसली कंटामिनेट कितना हुआ है वो, ठीक है। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोग्नोसिस रिपीट कर दें कोई भी, डॉक्टर साहब आप कर दें। Location of perforation, time delay before perforation, ability to seal the defect, and previous contamination with microorganisms. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो लेज वगैरह है, वो लेज वही है कि एक्सटर्नल कर्वेचर पे एक इरेगुलरिटी हो जाती है, इसको किस तरह मैनेज करते हैं। वो एक स्टिकी स्पॉट होता है, स्टिकी स्पॉट को फाइंड करते हैं, आप स्टिकी स्पॉट को पैक करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दफा आपका स्टिकी स्पॉट पैक हो जाए, आप उसकी कनाल लेंथ बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर से उसकी लेंथ ले लें, उसको कंफर्म कर लें लेंथ। once you are through the ledge you will use short strokes and try to clear the canal from there, और इस तरह लेज हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स के हवाले से सवाल है वो है बेंडिंग प्लायर्स। एंडो बेंडर्स आते हैं जो कि फाइल को 180 से 260 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं, रोटरी फाइल को, और उनको जीटी फाइल को, जब एक दफा आपने फाइल को बाईपास कर लिया तो अब आप जीटी फाइल को यूज कर सकते हैं ताकि वो उस जगह को क्लियर कर ले वो, ठीक है। बाकी लेज वही है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। परफोरेशन रिपेयर में थोड़ा सा बोलेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने बैरियर जो आप MTA यूज करते हैं, एमटीए यूज करते हैं, और एमटीए यूज करने से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से वॉश करते हैं उसको 2.5%। हाँ। और दूसरा मैट्रिक्स, अगर आपको यूज करने की जरूरत है तो मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं, कोलेजन है, फ्रीज ड्राइड, डीमिनरलाइज्ड बोन ग्राफ्ट है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जेल फोम है, और कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। बाकी वही है कि बट एंड ऑफ द कोई भी बट एंड ऑफ द जीपी और बट एंड ऑफ द पेपर पॉइंट यूज करेंगे ताकि वो विक कर लेगा सब चीजों को, ठीक है। प्रोग्नोसिस ऑफ रीट्रीटमेंट में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। वही है 74 to 8% है रिगार्डलेस ऑफ द whether initial treatment or orthopedic treatment was performed, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 12:30 बजे शुरू किया था हमने और ये अभी 3:29 हो रहे हैं, तो 3 घंटे की रिव्यू लेक्चर है। आप में से जिसको भी दोबारा देखनी हो, रिवाइज करनी हो, उसको देखकर रिवाइज कर लें। नोट्स बने हुए होंगे तो मेरे ख्याल से अब तो चैप्टर आधे घंटे में भी रिवाइज हो सकता है अगर याद हो गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट्स रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ, इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। एंडिंग द थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you, sir.